दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप सभी के सामने लेकर के आ गए हैं। विषय है इतिहास। हमने कल का भी जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया था 20 प्रश्न का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जो भी दोस्त देखे होंगे बहुत ही अच्छा लगा होगा कल का सेशन। और फिर हम आज जुड़ गए हैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। हम डेली जो है हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने उपलब्ध रहेंगे, ठीक है ना, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार के चैनल पे। इससे पहले हम बता दें कि हमारा जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती TRE4 का जो बहाली अभी मई महीने में आने वाला है, उसके लिए हम लोग का जो ऑफलाइन बैच है पटना भिखना पहाड़ी शिव मंदिर के पास ओपन हो चुका है। एडमिशन भी प्रारंभ है 18 मार्च से, और जो इसका क्लासेज स्टार्ट होगी 25 मार्च से। जो है विधिवत रूप से जो है हमारा क्लासेज सभी विषयों की विशेष टीम के द्वारा यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जो भी दोस्त एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं ऑफलाइन सेंटर पे, तो जा कर के वहाँ अपना एडमिशन करा ले। सीट लिमिट है, सीट बुक हो जाने के बाद आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। तो इस मौका को आप हाथ से जाने नहीं दें। जो भी दोस्त ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं भिखना पहाड़ी शिव मंदिर सेंटर से जुड़िए, और ऑनलाइन जो भी दोस्त क्लासेज उपलब्ध करना चाहते हैं तो वो हमारा PTF GS एकेडमी करके चैनल है, वहाँ से जुड़िए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, हाई लिख करके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा बस, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो सेशन है बिहार पुलिस का जो हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, उसमें जो हमारा आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर के आते हैं, ठीक है। इस पे देखते हैं क्या है। जो भी दोस्त नए होंगे चैनल पे, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि जो भी दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनको जो है ये लाभ जो है मिल सके, ठीक है ना। आपको फ्री में सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट कम समय में आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है कि 1930 कह रहा है ना जी, 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो CR दास, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद, ये भी नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए किसान आंदोलन, ठीक है ना, किसान आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन, दो कलर का पेन क्यों चल रहा है भाई। इसकी शुरुआत जो है ये तो सहजानंद सरस्वती ने ही, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही शुरुआत किए थे किसान आंदोलन की शुरुआत। और ये मुख्य रूप से आपका बिहार से ये शुरू करते हैं, और पूरे देश में इनकी जो है चर्चा होने लगती है, ठीक है। किसका। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 मार्च 1928 को 1928 को औपचारिक रूप से जो है स्थापना इसका किया जाता है। किसका। तो किसान सभा का, नहीं, भारतीय किसान सभा का जो है स्थापना 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती, औपचारिक रूप से ये मतलब घोषणा किया जाता है ऐसे कि इसका स्थापना किया जाएगा। लेकिन अगर हम विधिवत रूप से देखें तो विधिवत रूप से नवंबर, कब दोस्तों, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं सोनपुर को, ठीक है ना, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक के महीने में लगता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष जो है ये मेला लगता है। लगभग 1 से 1.5 महीना तक काफी लंबा ये मेला जो है लगता। तो नवंबर 1929 में सोनपुर में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान
सभा की जो है स्थापना की जाती है किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और ये जो स्थापना है ये विधिवत रूप से, विधिवत, ठीक है ना। यहां पे आप स्थापना देखिए 1928 में ये औपचारिक था, लेकिन ये विधिवत रूप से जो स्थापना हुआ 1929 ये। और ऑप्शन में भी अगर आपको आएगा तो 1929 ही मारना है, 28 नहीं मारना है। सोनपुर मेला में जो है इसकी स्थापना वहीं से होती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा। और इसका जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष स्वयं बन जाते हैं, अध्यक्ष स्वयं बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भी कहते हैं। और यहाँ से जैसे इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया, यहीं से ये पूरे देश में एक किसान आंदोलन के रूप में काफ़ी प्रचलित हुए, किसानों के नेता के रूप में इनका नाम जो है काफ़ी चर्चा में रहा। इसलिए आगे चलकर लोगों के मन में इनके लिए जो है किसान प्राण का नाम इनका जो है दिया, किसान प्राण के करके इन्हें पुकारा जाता था। किन्हें? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक, 1936 की बात करें हम तो 1936 में इन्होंने ही लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। एक और फैक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां पर हो जाती है? लखनऊ। एक मिनट मिटाते हैं इसको। लखनऊ में अध्यक्ष बनते हैं यही स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसमें भी अध्यक्ष रहते हैं। और सचिव जो बन जाते हैं प्रोफेसर एनजी रंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी विधिवत रूप से। औपचारिक रूप से अगर औपचारिक पूछ दिया, हालांकि ऐसा तो प्रश्न अभी आया नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गया, तो औपचारिक 4 मार्च 1928 को किया गया था। और ऑप्शन में ऐसे पूछ दे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा तो 1929 मारेंगे। एक और प्रश्न आपसे घुमा के पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा, तो अगर 29 होगा तो 29 को मत मार दीजिएगा। यहाँ पे अखिल भारतीय कह रहा है, तो जब अखिल भारतीय आपको एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन में अखिल भारतीय शब्द दिखेगा, तो वहां पे आप 1936 मारेंगे। इसमें भी अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और सचिव थे प्रोफेसर एनजी रंगा। और इसमें भी आपका अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ जाएं, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे होंगे थोड़ा सा लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि जो भी दोस्त हैं बिहार पुलिस का इस हमारे प्रैक्टिस सेट में शामिल हो और इसका फायदा ले सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इतिहास के विद्यार्थी है, जो भी इतिहास पढ़े होंगे उनको पता ही होगा अधिकतर दोस्तों को कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसका कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह कथन जो है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया। होम रूल लीग आंदोलन के समय इस नारा को दिया बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। और ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, ये बाल गंगाधर तिलक अब प्लस में आपका एनी बेसेंट
बेसेंट ने मिल करके होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किए थे ये लोग दोनों। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको समाप्त करके भारत को एक स्वराज के रूप में स्थापित किया जाए। और इस होम रूल लीग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का भी परिचय यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहीं पर जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू करते हैं। और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यानी नारा में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वराज की मांग यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। भारत को स्वराज दिलाने की मांग कर रहे हैं, ब्रिटिशों से आज़ादी दिलाने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जो देश में एक मजबूत अपना जो है शासन स्थापित कर लिया था उसको समाप्त करना चाहते हैं यहाँ पे। नहीं तो होम रूल लीग आंदोलन में ही बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, ये नारा को दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा। इसके अलावा बात करें 1893 में गणपति महोत्सव का भी उत्सव मनाने का भी आग्रह किया था। 1893 में फैक्ट है, गणपति महोत्सव मनाने का यह आग्रह किया था कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया इन्होंने, कौन, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। और तिलक का एक कथन याद रखेंगे और कि तिलक ने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो उससे कुछ काम नहीं चलने वाला है। नहीं तो ये कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। नहीं तो इसको भी याद रखेंगे। इन्होंने गणपति महोत्सव का मनाने का आग्रह किया और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी की यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया यहाँ पे, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया। सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया, कर मत दो का नारा दिया। नहीं, कर मत दो का नारा दिया कौन, तो सरदार पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। अब एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो उग्रवादी नेता थे कांग्रेस के, उग्रवादी नेता वो थे आपका लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इतना तो आपको याद होगा, नोट करते जाइए। सारे चीज हम बोर्ड पे आपको लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी फैक्ट अगर हम लिख नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं तो तुरंत उसको नोट कर लीजिए और जो लिखा है उसको आप तो नोट कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो उग्रवादी कांग्रेस के जो नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, उसी में से आपका बाल गंगाधर तिलक है जिसकी बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी। आपको कल का भी प्रश्न में ये सवाल आया था, उसमें भी हमने बताया था इसको, ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी। सती प्रथा, लॉर्ड हेस्टिंग्स तो होगा नहीं, लॉर्ड मिलेजली भी नहीं हुआ, विलियम बेटिंग। चलिए, आपको कल भी बताए थे कि विलियम बेटिंग की अगुवाई में जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1833 के जब चार्टर एक्ट पारित हुआ तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और वहीं से भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बनते हैं, ठीक है ना।
तो उन्हीं के अगुवाई में जो है सती प्रथा आप देखेंगे राजा राममोहन राय के सहायता से इन्होंने किया, और सती प्रथा का अंत करने का इन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ी कोशिश की। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो है ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित करना में एक महत्वपूर्ण योगदान भी इनका माना जाता है। ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव तो है ही, वो तो पहले ही स्थान पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को कराया हुआ है। चौथा प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत की प्रस्तावना की थी? आ जाइए क्वेश्चन पे आइए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक धन निष्कासन के सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तावना की थी? तो वो थी दादा भाई नौरोजी। देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है। किनका? तो दादा भाई नौरोजी का पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया? धन निष्कासन सिद्धांत को पारित किया। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय भी थे कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। आगे बात समझिए। इसके अलावा 1896 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने किया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किए? तो दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने जो धन निष्कासन का सिद्धांत है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने दिया, और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या किए? भाग लिया। तो यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहाँ से भी एक सवाल बनेगा, यहाँ से भी एक सवाल बनेगा, यहाँ से भी। एक प्रश्न में कितने सवाल? 4 सवाल। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इन्होंने 1905 में, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। इसके बाद से हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं। तो जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 को, आपको पता होगा कि ठुकरा करके मार्च 1929 में अपने जो है 14 सूत्री मांग की यहाँ पे घोषणा की। जो नेहरू रिपोर्ट था दिसंबर 1928 का, उसको ठुकरा दिया और 1929 में ये 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत करते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनके बारे में गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया। नहीं,
कायदे आजम की उपाधि गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। तो इसको आप याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न था जी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा। तुम दिल की धड़कन। पांचवा प्रश्न देखिए, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। शब्द को घुमाया है, कुछ किया नहीं है, देखेंगे ध्यान से। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संकलित लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन। कहाँ है? मारिए टिक आउट। अब्राहम लिंकन के बारे में, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता के द्वारा जनता का शासन है। जनता का शासन है, ये कौन कहते हैं? अब्राहम लिंकन, ठीक है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, और ये अब्राहम लिंकन है। इन्होंने 1860 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं, और 1861 में 4 मार्च 1861 को इन्होंने पद ग्रहण करते। इसी समय अप्रैल के महीने में, 1861 में ही अप्रैल की महीना था, इसी समय जो है अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। ऐसा माना जाता है कि ये आपसी जो है भाई भाई का युद्ध था अमेरिका में, ठीक है ना। या इसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का युद्ध भी कई विद्वानों ने बताया है। तो इसी समय गृह युद्ध छिड़ता है, जब क्या राष्ट्रपति बनते अब्राहम लिंकन। इसका जो तत्कालिक कारण था वो माना जाता है दास प्रथा के लेकर के, यानी अमेरिका में जो दास प्रथा की प्रचलन में थी, उसको लेकर के जो है अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ता है। हालांकि अब्राहम लिंकन ने, आप देखेंगे कि 1863 ईस्वी में जो है 1863 ईस्वी में जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। दास प्रथा का क्या किया जाता है? अंत कर दिया जाता है। और इसी के बाद जो है दास प्रथा के अंत करने के बाद ही 1865 का समय आता है, उस समय जो है यह युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ पे हम गृह युद्ध बात नहीं करें, केवल आपको एक मोटा मोटी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपको ये फैक्ट सब याद रहे। दास प्रथा का अंत कब? 1863 में। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है ना। शुरुआत हुआ था अप्रैल 1861 में गृह युद्ध का, समाप्त 1865 में हो गया। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति निर्वाचित कब हुए? 1860 में। पद ग्रहण कब किए? 4 मार्च 1861 में। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन। जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें तो ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? तो 1776 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट था। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन 2 प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछ ही लिए जाते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लिए जाते हैं, इससे अधिक नहीं। तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वेटेज जो है अपने सेट प्रैक्टिस में रखा है, ताकि इससे हम कवर करते चले, ताकि एग्जाम में आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जो भी दोस्त चैनल पे अगर नए होंगे तो थोड़ा चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका जो बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आपके पास जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए और आपकी तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, ठीक है ना। करा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, मनु ने। वर्ण व्यवस्था यानी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि जी तो रामायण में आ जाएंगे, ये भी याद हो, तो मनु हो जाएगा, ठीक है ना। मनु का जो धर्मशास्त्र था, मनुस्मृति, इसका जो हम धर्मशास्त्र की बात करें दोस्तों, धर्मशास्त्र
तो जो मनु का धर्मशास्त्र था उसका नाम क्या था? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचयिता कौन है? तो मनु है। मनुस्मृति की रचयिता कौन है? मनु है। और एक धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, हिंदू धर्म का प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है हिंदू धर्म का। ये मनुस्मृति की बात करें तो इसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण व्यवस्था लिख दीजिए। और ये 4 वर्ण व्यवस्था कौन है? तो पहला में ब्राह्मण, दूसरा में क्षत्रिय, तीसरा में वैश्य, चौथा में शूद्र। तो इसमें इसकी वर्णन मिलता है, ठीक है ना। इसकी रचना की बात करें तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर युग के शुंग काल में, मौर्योत्तर युग में इसकी शुरुआत होती है। किसका? तो मनुस्मृति का। शुंग काल चल रहा होता है। शुंग काल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विश्वामित्र की। ऑप्शन में है ना, ऋग्वेद के 3 मंडल में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद के 3 मंडल में इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि की बात करें तो ये संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। संस्कृत भाषा के आदि कवि, और हिंदू का जो पवित्र ग्रंथ है रामायण, उसके रचयिता भी ये माने जाते हैं। रामायण के रचयिता, रामायण के महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा में इन्हें रामायण का रचना किया था। अब हम बात करते हैं, प्रश्न कहाँ गया जी? प्रश्न उड़ गया। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न यही कह रहा था कि जो वैदिक काल में जो है, जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? मनु के द्वारा जो है लिखा गया आपका क्या है? धर्मशास्त्र मनुस्मृति है। मनु के द्वारा लिखा गया मनुस्मृति है, जो हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसकी जो मनुस्मृति का जो संचालन हुआ मौर्योत्तर युग शुंग काल में हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आपका आया था एक विश्वामित्र थे यहाँ पे, विश्वामित्र। तो ये ऋग्वेद के 3 मंडल में इनका उल्लेख है। उसके बाद से महर्षि वाल्मीकि आए थे, तो वो जो थे संस्कृत के आदि कवि और रामायण के रचयिता थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं आप सभी के सामने। होम रूल लीग आंदोलन, प्रश्न को साइड में करते हैं। किसने प्रारंभ किया? आपको तो बताए ही थे। होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, पिछले प्रश्न में ही कुछ देर पहले बताए, और हमारा कल का भी सेट हुआ था उसमें भी हम बताए। तो एक तरीक़ा से देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन जो है रिपीटेशन कितना ज़्यादा है, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम शांत माहौल में जुड़ जाना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, जुड़िए। सारा क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, चाहे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर एक सब्जेक्ट से बनते हैं, उसको हम कवर कराएंगे। आपको रिजल्ट यहाँ से दिलवाने की पूरी गारंटी हम लोग कर रहे हैं, और हमारी टीम भी इसमें लगी हुई है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं आगे। 9 नंबर क्या करा? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। आइए, यहाँ तो फैक्ट है। मोहनजोदड़ो के बारे में नोट करते चलिए आप लोग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। बीपीएससी में भी पूछा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है। सिंध प्रांत
पाकिस्तान के लरकाना जिला में ये पड़ता है कौन? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, ये भी नोट कर लीजिए लाइन बाय लाइन, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान के लरकाना जिला, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो जो है ना, इसकी जो खोज किए थे वो किए थे आपका 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। खोज कौन किए थे इसका? खोज किए थे आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी भी कह सकते हैं, बनर्जी 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो। नहीं तो मोहनजोदड़ो का खोज किए आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो पड़ता है, लरकाना जिला है, सिंधु नदी के तट पर है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं, ना, प्राप्त अवशेष, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम प्राप्त अवशेष की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाता है बृहद स्नानागार। क्या आ जाता है? बृहद स्नानागार। मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद से क्या आता है? मातृ देवी की मूर्ति। नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाव के चित्र, पशुपतिनाथ के चित्र, नाव के चित्र पशुपतिनाथ के चित्र। इट इज बहुत सारा चीजें इंपॉर्टेंट जो है उसको हमने लिख दिया है कि यहाँ से जो प्राप्त अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से। और एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, हड़प्पा की जो खोज है कौन किया? हड़प्पा जो है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी। और ये जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर है, और ये आपका जो पड़ता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किए जाए। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नौवां प्रश्न है ना। चलिए, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल बना रहता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए स्किप करके हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। वीवीआई करिए, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताएंगे। चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो आपको उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की बात करें,
26 मार्च 1974 को उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है। 26 मार्च 1974। और ये चिपको आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि देखेंगे वहाँ की जो राज्य सरकार है, पेड़ों की जो है कटाई जो है एक तरीके से करवा रही थी जबरन, जिससे वहाँ की जो जनता है उसमें काफ़ी आक्रोश था और उन्होंने पेड़ की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। इस चिपको आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी है सबसे अधिक मानी जाती है, क्योंकि महिलाओं ने ही इस आंदोलन को सबसे बड़ा एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। महिलाओं की देन है, क्योंकि महिलाएं जो थी पेड़ों में चिपक करके इस आंदोलन की शुरुआत की। नहीं तो यहाँ पर चिपको आंदोलन की हम बात करेंगे कि इसका जो मेन उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना। उद्देश्य इसका क्या था कि पेड़ों की कटाई को रोकना, पेड़ों की कटाई को रोकना, ये वहाँ की जनता। लेकिन सरकार ने क्या कर रहे थे कि जबरन सभी पेड़ों को कटवा रही थी। नहीं, इस आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहुत बार पूछा गया है। नेतृत्वकर्ता चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा ने इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ पर? उत्तराखंड, 26 मार्च 1974। ये आंदोलन क्यों हुआ? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। खासतौर से महिलाएं जो है पेड़ में चिपक कर इस आंदोलन का सूत्रपात किए, शुरुआत किए। ये काफ़ी चर्चाएं में रहा और इसका नेतृत्वकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए, बहुत अच्छा। सभी दोस्त वीडियो को शेयर करते चलिए। जो भी दोस्त नए होंगे एक बार सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द दोस्तों में कर दें, ताकि जो है आपको इस तरीके का वीडियो आसानी से उपलब्ध हो। चलिए अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? कई नंबर प्रश्न? 11 नंबर। गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक का रचनाओं किसमें किया गया है? दशम ग्रंथ में। दशम ग्रंथ की जो रचना किए थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु। क्या थे जी? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु। नोट करते चलिए। इनका हम जन्म की बात करें, जन्म, तो वो 1666 में पटना में। कहाँ पर ही? पटना में। तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में होता है, और इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है? एक याद रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना। इसके अलावा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत। पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। अब हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का, पवित्र
ग्रंथ माना जाता है किसका? सिख धर्म का। इसमें क्या है कि 6 सिख गुरु व 12 संतों द्वारा लिखे गए भजन का स्रोत है। 6 सिख गुरु 12 संतों का व 12 संतों का भजन का इसमें स्रोत का वर्णन। नहीं, एक तरीके से कहें तो ये पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का। गीता की उसी तरीके से हम बात करें तो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है गीता। क्या है? तो ये हिंदू का पवित्र ग्रंथ नहीं, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसी का ये परिणाम माना जाता है गीता। नहीं, इसमें लगभग 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके अगर हम संकलनकर्ता की बात करें गीता की तो आते हैं वेद व्यास, नहीं, जिन्होंने महाभारत की भी रचना किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न करें। बहुत अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन। कौन हो जाएंगे? टॉमस जेफरसन। हाँ दोस्तों, बता दें एक बात और कि जो भी दोस्त बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई या टीआरई 4 के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर से, तो आज ही हमारे पटना के भिखना पहाड़ी शिव मंदिर ऑफलाइन सेंटर से जुड़िए। हमारा जो बैच है 25 मार्च से क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। सभी विषयों का सभी विशेष टीम के द्वारा, विशेष शिक्षकों के द्वारा सभी विषयों की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। यहाँ से भिखना पहाड़ी ऑफलाइन सेंटर से जुड़िए। और ऑनलाइन जो भी दोस्त लेना चाहते हैं तो PTF GS एकेडमी करके हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है ना, आगे प्रश्न बढ़ जाते हैं। और बिहार पुलिस के लिए हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेज, मॉक टेस्ट तो सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग चला ही रहे हैं। अभी हमारा ये प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है बिहार पुलिस का, इतिहास विषय है। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग कराएंगे इसमें, इसकी चिंता आपको करनी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट्स का आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आने की जिसकी संभावना अधिक है, उसी प्रश्न को यहाँ पे लेकर के आया गया है। एक प्रश्न करा रहे हैं, उसमें 4-5 प्रश्न आपसे बन रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डेली का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 20 से 25 प्रश्न का होगा और उसमें आपको 100 से 120 प्रश्न कवर हो जाए डेली। तो पर डे आप हमारे जो है प्रैक्टिस सेट सेशन से जुड़िए। और थ्योरी का भी क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं, उससे भी हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार में जुड़िए। वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? इब्न बतूता है, ये नहीं है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्या जी? 13 का क्वेश्चन क्या है? 13 का इब्न बतूता, टाइपिंग इसमें बी है। देखिए तो आंसर बी, अलबरूनी आ गया, बी यहाँ पे है ना, अच्छे इधर उधर हो गया है, ACB, इसको काट लीजिएगा, इब्न बतूता करिएगा यहाँ पे, बतूता, पता ना कैसे हो जाता है इधर उधर। ठीक है ना, तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को, मोरक्को के वो कौन सा यात्री या इतिहासकार था जो मोरक्को का था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? वो कौन था? इब्न बतूता। कौन थे? इब्न बतूता। ये मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। कहाँ का था जी? मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था, अफ्रीका का रहने वाला था इब्न बतूता। इसने 1333 ईस्वी में भारत आया। 1333 ईस्वी में भारत आया। कौन? तो इब्न बतूता।
और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। नहीं तो 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? इब्न बतूता, जो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था और भारत आता है 1333 ईस्वी में, और तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। इसके तत्पश्चात बाद ही 1342 ईस्वी में तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा जाता है। कब? तो 1342 में इब्न बतूता चीन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। राजदूत किसे? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है ना, बना करके भेजा जाता है। और किताबुल हिंद इब्न बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसका वर्णन इब्न बतूता इसमें करता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित ही जो भी घटनाएं हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है? इब्न बतूता के पुस्तक किताबुल हिंद में, ठीक है। एक तरीके से कहें तो इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, जिसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और चीन के एक राजदूत के रूप में इसे बना करके वहाँ भेजा 1342 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस सारे फैक्ट्स को याद रखने हैं, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत से सवाल है, जी हाँ, मध्यकालीन भारत से सवाल। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दोस्तों किस आंदोलन में दिया गया? तो आप बताएंगे बारदोली, बारदोली है ऑप्शन में, यस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया? बारदोली। बारदोली पड़ता है गुजरात के सूरत में, जिसको पता नहीं है लिख ले बुआ, गुजरात की सूरत में जो है आपका बारदोली पड़ता है। और यहीं के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया? सरदार की उपाधि। अब इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करते हैं कि बारदोली आंदोलन है क्या, है ना। तो हम बारदोली आंदोलन की बात करें तो 4 फरवरी 1928 को 80,000 सैनिकों के साथ। अच्छा आप ये बताइए बारदोली आंदोलन किस लिए हुआ? बारदोली आंदोलन किस लिए हुआ भारत में? किसानों पर अधिक कर लगाने की वजह से, अधिक कर लगाने की वजह से। यानी जो भारत में किसान थे, यानी खासतौर से गुजरात के जो किसान थे, उनके साथ ब्रिटिश जो कंपनी थी या ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी वो अत्यधिक कर लगा रही थी उनके ऊपर। नहीं, इसको समाप्त करने के लिए बारदोली में एक आंदोलन चलाया गया जिसे बारदोली आंदोलन नाम दिया गया। बारदोली आपको गुजरात के सूरत में पड़ता है और वहीं से इस आंदोलन की सूत्रपात होता है। नहीं तो बारदोली आंदोलन की जो शुरुआत होता है 4 फरवरी 1928 को। 4 फरवरी 1928 वल्लभ भाई पटेल 80,000 जो है किसानों के साथ ये वहाँ पे पहुँचते हैं और ये कहते हैं कि 22% से लेकर के 50-60% जितना भी आप टैक्स लगाए हैं, कर लगाए हैं, उसको समाप्त करिए, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, विद्रोह पैदा कर रहे थे
वल्लभ भाई पटेल ने, कि जो भी कर आपने लगाया है इनके ऊपर, किसानों के ऊपर, उसको जल्द से समाप्त करिए। खास तौर से बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं की जो भागीदारी थी, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता में थी, महिलाएं काफ़ी संख्या में भाग ली थी और महिलाओं ने ही, बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तत्पश्चात अगर हम देखें इसमें कि वल्लभ भाई पटेल के बाद महात्मा गांधी खुद यहाँ पर नवंबर 1928 में पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों को, ब्रिटिश को ये संदेश देते हैं कि अगर तुम वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया तो किसान आंदोलन का नेतृत्व हम करेंगे। कौन? महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल से कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको नोट कर लेना है कि इन्होंने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया। भारतीय इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। भारतीय रियासतों का एकीकरण किया। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये अलग से है, इसको नोट कर लीजिएगा, लौह पुरुष। तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? पटेल, है ना। अभी आप देखेंगे कि इनका जो स्टेचू है, विश्व का सबसे लंबा स्टेचू बनाया गया है, वो गुजरात में है, 182 मीटर, स्टेचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है। नहीं तो बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे भारत के लिए। इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया, एक सूत्र में बांधने का नहीं, राज्यों का एकीकरण करके उन्होंने प्रयास किया। उसके इसलिए इनके लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए। नहीं, यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लिख दिए, उसको नोट कर लीजिएगा कि सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, तुमसे 15 नंबर है ना। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड से आज क्वेश्चन लिया गया ना। कल भी था लेकिन कम था, कल 1 से 2 था, आज थोड़ा 3 से 4 हम लग रहा है कि वर्ल्ड से ले लिए। 2 क्वेश्चन कराए पिछले में ना। चलिए कोई बात नहीं है। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई नी 1939 से लेकर के 45 तक चला। वही प्रथम विश्व युद्ध की बात करेगा तो 1914 से 18 तक चला। तो यहाँ पे जो है प्रथम युद्ध की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है इसका, तो हम चर्चा करेंगे इसी का, ठीक है। प्रश्न आएगा प्रथम विश्व युद्ध से ही, तो वहाँ पे उसको हम क्लियर कर देंगे। हालांकि ये द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा कर रहा है, देखेंगे ध्यान से। स्टेटमेंट है, हाँ पूछा हुआ सवाल है, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार? देखेंगे, हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण किया था? नहीं, अमेरिका किया था। तो मारो गलती है नहीं, आंसर कहां से होगा? किसके कारण जर्मनी हारा और उसके साथ जो जर्मनी के साथ जापान था वो हार गया, उसका कारण क्या था? तो एटमी बम गिराया था हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर, कि अमेरिका गिराया था? अमेरिका ना जी, तो एटमी कहाँ से? तो गार काटो उसको। जर्मनी का रूस पर आक्रमण किया, जिसके चलते बर्लिन पर अधिकार आगे चल के रूस कर लेता और इस तरीके से जर्मनी की समाप्ति हो जाती है। नहीं तो पहले जर्मनी ने आक्रमण किया रूस पे, तब जाकर के रूस उस पर अटैक किया, है ना। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण किया, जिसके चलते ये हार गया। अगर जर्मनी रूस पर आक्रमण नहीं करता तो ये लाजिम है कि रूस भी
जर्मनी पर छेड़छाड़ नहीं करता, जर्मनी का पतन नहीं होता। अगर जापान अमेरिका के हवाई द्वीप पर आक्रमण नहीं करता तो ये लाजिम है कि अमेरिका भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम नहीं फेंकता। तो इसका पतन का यही कारण है, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, इटली की हार तो होगा नहीं, जापान का पर्ल हार्बर यानी हवाई द्वीप अभी बताया। तो ये दो यानी 2-4 ऑप्शन किस में है? इसमें है, इसको आप मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास 5 से 6 क्लास होगा, सारे वर्ल्ड हिस्ट्री को उसमें आपको कवर कर दिया जाएंगे। नहीं, आपको बता दें कि जर्मनी जो है रूस के फिनलैंड नहीं पोलैंड जैसे जगहों पे क्या किया, अधिकार कर लिया, वहाँ के क्षेत्रों को जीत करके। नहीं, लेकिन जो मेन उस समय के जो हिटलर था वहाँ जर्मनी का शासक, वो रूस का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उसको जीत नहीं पाया, कुछ ही क्षेत्रों को जीता। रूस के कुछ ही क्षेत्रों को जर्मनी ने जीता। तब तक हिटलर का क्या हो गया, पतन हो गया। और तब जा करके बर्लिन पर, जो जर्मनी का बर्लिन जगह है, उस पर रूस आक्रमण करता है और बर्लिन का पूरा क्षेत्र जो है अपने अधीन कर लेता है और जर्मनी का पतन वहां से शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जापान को देखेंगे कि पोर्ट हार्बर पर जो हवाई द्वीप है वहां पे जापान अमेरिका को बिना कोई आदेश दिए, संदेश दिए डायरेक्ट अटैक करता है और काफ़ी भारी संख्या में उसको नुकसान पहुंचा देता है। इससे अमेरिका गुस्सा हो जाता। अमेरिका इसी के पश्चात ही जो है आपका परमाणु बम जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर फेंकता है, जिससे जापान पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो जापान का भी पतन, जर्मनी का भी पतन, कारण क्या समझ गए मोटा मोटी तौर पे। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है। क्या है जी? 17 है, बड़ा करें। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। 17 नंबर प्रश्न देखिए। अब्राहम लिंकन, ये तो बतेबे किए थे, अब्राहम लिंकन शुरू में ही बताए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। नहीं, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। नहीं, इसको किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। किसकी अगुवाई में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में, जो गवर्नर जनरल थे। नहीं, तो राजा राम मोहन राय की अगुवाई में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उसकी अगुवाई में जो है राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का अंत करते हैं। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो सती प्रथा के अंत ये करते हैं 1829 ईस्वी में। कब? 1829 ईस्वी में। और 1828 ईस्वी में इसने ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन? राजा राम मोहन राय करते हैं। याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सारा चीज़ तो बताए थे, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी से रिलेटेड। आपको लास्ट प्रश्न है 19 नंबर है ना? नहीं, 19 नंबर है, लास्ट नहीं है। इनमें से कौन त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? लीजिए, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से। त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो आपका यहाँ पे त्रिदेशीय संधि का सदस्य कौन नहीं था जी? कहाँ गया प्रश्न? 19-20 गायब हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं। 20 नंबर, जापान, जर्मनी और इटली मिलकर के एक गुट का निर्माण किया, जिसका निर्माण था धुरी शक्ति। नहीं जी, धुरी शक्ति। प्रश्न कैसे भाग गया, समझ में नहीं आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें, तब ना उसको क्लियर करते। हाँ, 19 नंबर प्रश्न अभी हम लाए, लेकिन देखिए आ नहीं रहा है 19।
क्या किया, चलिए इसको देखते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी राष्ट्र। आपको पता होगा कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी दो गुट मिल करके युद्ध को लड़ रहे थे, एक धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र। दूसरी विश्व युद्ध भी जब भी हुआ उसमें भी दो गुट मिल करके युद्ध को लड़ रहा था। तो जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट बनाया था। जापान था, उसमें जर्मनी था, इटली था, और भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, भारत इसमें नहीं था इस युद्ध, ठीक है ना। और आपको बात करेंगे फ्रांस का, रूस का और अमेरिका का, नहीं, ये सब जो थे मित्र राष्ट्र में थे, धुरी राष्ट्र में नहीं थे। धुरी राष्ट्र में जो थे आपका जापान, जर्मनी, इटली, नहीं, इसके अलावा और भी देश थे। तो ये एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी राष्ट्र। तो इस तरीके से जो है हमारा डेली का जो ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो भी दोस्त अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम डेली आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट जो है सेशन फ्री लेकर के आ रहे हैं। और जो भी दोस्तों को पता नहीं है तो बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी से जो है आपका समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट भी बिहार पुलिस का आ गया है, हम उस पर भी वीडियो बनाए हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट कब से कब तक होगा। जुलाई महीनों में, यानी 2025 के जो जुलाई महीना होगा, 7वां महीना, नहीं, उसमें आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा। तो समय सीमा बहुत कम है। अगर आप चाहेंगे कि सिलेबस पढ़ना तो सिलेबस पढ़ने में ही आपको 5-6 महीना लगेगा। सिलेबस आप पढ़ते रहिए साइड से, लेकिन डेली कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करिए और हम यहाँ से आपको करा रहे हैं। तो इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।